नॉर्थ कर्नाटक का एक लड़का जिसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची है, लेकिन रास्ते में इतने कांटे हैं कि उस ऊंचाई पर पहुंचना उसके लिए लगभग नामुमकिन है। लेकिन इन सब के बीच वो कैसे अपने नामुमकिन जैसे सपने को मुमकिन बनाता है, यही है मूवी विजयानंद। ये मूवी एक बायोपिक है जो कर्नाटक के एक बहुत ही बड़े लॉजिस्टिक्स बिजनेस टाइकून और पद्मश्री अवार्डेड श्री विजय शंकरेश्वर जी के ऊपर आधारित है। दोस्तों, ये मूवी खासकर उन लोगों को बहुत मोटिवेट करेगी जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। ये मूवी आपको दिखाएगी विजय शंकरेश्वर की एक ऐसी जर्नी जिसके बारे में आज तक ना तो किसी ने सुना और ना ही जाना। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है विजयानंद। तो हम चलते हैं 1969 में विजय के पास, जिसके पिताजी का एक प्रिंटिंग प्रेस है और वो उम्र होने की वजह से उस प्रिंटिंग प्रेस को अपने बेटे विजय के हाथ में सौंप देते हैं ताकि विजय उसको संभाल सके। विजय भी एक मेहनती लड़का है जो अपनी प्रेस को बहुत आगे ले जाना चाहता है, इसलिए वो अपने पिता से वादा करता है कि वो हमेशा उनके दिखाए सही रास्ते पर ही चलेगा। प्रिंटिंग प्रेस में विजय अपने पिता द्वारा लिखी गई पाक शास्त्र की किताब को छापकर उसे मुंबई बेचने के लिए निकल पड़ता है, जहां वो एक पुराने मारवाड़ी दुकानदार के पास पहुंचता है जो अब उससे किताबें खरीदने से मना कर देता है। वो कहता है कि आजकल पाक शास्त्र की किताब कोई भी महिला नहीं पढ़ती। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि पाक शास्त्र दरअसल एक ऐसी किताब होती है जिसमें तरह तरह के खाना बनाने की विधि लिखी होती है। काफी समझाने पर भी वो मारवाड़ी दुकानदार नहीं मानता, तो विजय उनको अपना टेलीग्राम नंबर देकर कहता है कि फिक्र मत करो चाचा, अगले एक हफ्ते में आप खुद मुझे टेलीग्राम करोगे और किताबें खरीदोगे। दुकानदार उसकी इस बात को सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद विजय एक होटल में जाता है जहां वो एक आदमी को अपनी बीवी से कहते हुए सुनता है कि तुम होटल जैसा खाना क्यों नहीं बनाती। इस पर उसकी वाइफ कुछ बोलती उससे पहले विजय वहां आकर उनसे घुलने मिलने की कोशिश करता है और बातों ही बातों में अपनी पाक शास्त्र वाली किताब वहां दिखाते हुए कहता है कि भाभी जी चाहे तो इस किताब के इस्तेमाल से बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना सकती हैं। होटल में बैठे और लोग भी उस किताब को पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं और वो भी विजय से किताब देने के लिए कहते हैं। हालांकि विजय के पास किताबें होती हैं, लेकिन वो उन किताबों को वहाँ ना बेचकर सभी को उस मारवाड़ी दुकानदार का पता दे देता है, जिसके बाद वो लोग एक एक करके उस दुकानदार के पास जाकर वो किताब मांगते हैं। इस तरह विजय अपने दिमाग से अपनी सारी किताबें एक एक करके बेच आता है। वापस कर्नाटक पहुंचने पर विजय के पिता उसकी शादी तय कर देते हैं, जहां विजय और उसकी वाइफ एक दूसरे को देखते ही प्यार में पड़ जाते हैं। थोड़ा समय बीत जाने पर जहां विजय के पिता अपनी प्रिंटिंग प्रेस का नाम अब विजय के नाम पर रखने की सोच रहे होते हैं, वहीं विजय अब प्रिंटिंग प्रेस के अलावा दूसरा बिजनेस करने की सोचता है। दरअसल विजय के अलावा उसके पिता के दो बड़े बेटे और थे, लेकिन उसके पिता जानते थे कि सिर्फ विजय के अंदर ही प्रेस चलाने का हुनर है, इसलिए वो विजय को सबसे आगे रखते थे। लेकिन उनको विजय की सोच के बारे में नहीं पता था, इसलिए रात को जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो उसके पिता उससे कुछ बोलते उससे पहले विजय कहता है कि उसे एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करना है, जिसके बाद उसके दोनों भाई और माता पिता नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि जिस काम को करने का तुम्हारे अंदर हुनर है तुम उसे ही संभालो और दूसरे काम को करने में रिस्क है। विजय को काफी समझाने पर भी उसकी कोई नहीं सुनता और आखिरकार उसके पिताजी नाराज होकर खाना छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन विजय कुछ बड़ा सोच रहा था, इसलिए वो अपनी पारिवारिक टेंशन को दरकिनार करते हुए अगले ही दिन ट्रक को खरीदने के लिए अपने एक दोस्त के साथ चला जाता है। वहाँ उसको जो ट्रक पसंद आता है उसकी कीमत थी 2 लाख रुपए, लेकिन विजय के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो उस ट्रक के मालिक से 1 हफ्ते का वक्त मांगता है और कहता है कि 1 हफ्ते में वो इस ट्रक को खरीद लेगा। इसके बाद विजय अपनी जानकारी के काफी व्यापारियों के पास मदद के लिए जाता है, लेकिन सभी उसके पिता से परिचित होते हैं, इसलिए उससे कहते हैं कि अपने पिता से पैसे क्यों नहीं मांग लेते या उनकी गारंटी दिलवा दो, हम तुमको पैसे दे देंगे। विजय की माँ अपने बेटे को परेशान देख अपने पति से कहती है कि आप ही विजय को पैसे क्यों नहीं दे देते। इस पर वो कहते हैं कि मैं उससे बात करता हूँ। विजय अपने पिता से मिलकर उनको समझाता है कि एक थाली में इतने सारे लोग खाएंगे तो सभी एक न एक दिन भूखे रह जाएंगे, इसलिए इस एक बिजनेस से आज नहीं तो कल परिवार में दिक्कत आएगी ही आएगी, जरूरी है हम दूसरा काम देख लें। उसके पिता उसकी इस सोच से प्रभावित होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर वो नया बिजनेस नहीं चला और हमने अपने सारे पैसे उसमें खर्च कर दिए तो ये बना बनाया बिजनेस भी खत्म हो सकता है। वहीं वो कहते हैं कि ट्रक वाले बिजनेस में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है और सभी ट्रक ड्राइवर्स को शराब की आदत पड़ जाती है, इसलिए वो नए बिजनेस को मंजूरी नहीं दे सकते। इन सभी बातों से निराश होकर विजय अपने दोस्त के साथ चाय पीते पीते कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने बैंक का बोर्ड दिखाई देता है और सभी जगह से निराश होने के बाद आखिरकार वो बैंक में मदद के लिए चला जाता है।
जहां उसे ट्रक खरीदने के लिए पैसे मिल जाते हैं और वो अपने वादे के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर ट्रक खरीद लाता है। ट्रक खरीदकर जब वो घर आता है तो उसकी बीवी बाकी घर वालों के वहां ना होने से मायूस होती है। इसलिए विजय उसको समझाता है कि तुम परेशान मत हो, अगर हमें आगे बढ़ना है तो नाव की दिशा बदलनी ही पड़ेगी और आज नहीं तो कल सभी लोग ये बात भी समझ जाएंगे। इसके बाद वो अपना बिजनेस शुरू करता है और उसका नाम अपने नाम विजय और अपने बेटे आनंद के नाम पर विजयानंद रखता है। अब सीन शिफ्ट होता है विजय पर, जो अब अपने काम के सिलसिले में बाहर अपने दोस्त कुमार से काफी सालों बाद मिलता है। दरअसल कुमार का मूंगफली का एक बड़ा कारोबार है, जिसे देखकर विजय काफी खुश होता है और उसे अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के बारे में बताता है। कुमार विजय को बताता है कि ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बहुत ही खराब है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाले कभी भी व्यापारियों को माल समय पर नहीं पहुँचाते। ऊपर से इनके लोग व्यापारियों का माल भी रास्ते में गायब कर देते हैं। आए दिन ये पेट्रोल डीजल के नाम पर अपने दाम बढ़ा लेते हैं और व्यापारी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उसके पीछे एक खास वजह है। वो बताता है कि मार्केट में इस वक्त जीएम ब्रदर्स और रमाकांत नाम के मिर्ची व्यापारी की मोनोपोली है। हालांकि दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर व्यापारियों का जीना हराम कर दिया है। ऊपर से इन दोनों के पास ही सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं। अगर इनसे कोई लड़ेगा तो ये दोनों किसी का भी माल अपनी गाड़ी में नहीं रखेंगे और माल बाजार में ही यूं ही खराब हो जाएगा। विजय उसकी बात को ध्यान से सुनता है और कहता है कि मैं इस सब को बदल सकता हूँ। लोगों का माल टाइम पर पहुंचेगा और किसी का सामान भी इधर से उधर नहीं होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। विजय का आत्मविश्वास देखकर कुमार उसकी मदद के लिए राजी हो जाता है और कहानी आगे बढ़ती है। इसी बीच अगले दिन विजय देखता है कि एक जोशी नाम का व्यापारी अपने माल को जल्दी ग्राहक तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाले से बहस कर रहा होता है। ट्रांसपोर्ट वाला उसकी बातें ध्यान से नहीं सुनता। गुस्से में जोशी बड़बड़ा रहा होता है कि तभी विजय वहां पहुंचकर उससे कहता है कि वो उनका माल उनके ग्राहक तक सुरक्षित और कम दामों में पहुंचा देगा। वो अपनी बात खत्म कर नहीं पाता कि तब तक जीएम ब्रदर्स का मालिक गणेश वहां पहुंच जाता है और जोशी जी को कहता है कि इस एक ट्रक वाले पर भरोसा करके अपना माल खो दोगे। हम यहाँ के हैं, माल हमसे ही भिजवाओ। इन दूसरे नए लोगों पर भरोसा करोगे तो पछताओगे। जोशी गणेश की बात सुनकर घबरा जाता है और गणेश उनका माल रखवाने के लिए बोल देता है। बात ना बनने पर विजय वहां से जा ही रहा होता है कि गणेश विजय को धमकाता है कि विजय उसके धंधे के बीच में आने की कोशिश ना करे, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। विजय उसकी बातों को सोच ही रहा होता है कि अब रमाकांत उसके पास आ जाता है। वो उसको बोलता है कि वो उसको माल देगा जिसे उसे कहीं पहुंचाना होगा। विजय खुश होकर अपना ट्रक वहां ले आता है और रमाकांत से लोडिंग करवाने को कहता है। और तभी विजय को पता चलता है कि रमाकांत उसे सिर्फ परेशान करना चाहता था। वो बाजार में सभी के सामने विजय का मजाक उड़ाता है, जिसको देखकर विजय वहां से चला जाता है। अब अकेले में बैठा विजय अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के फैसले के बारे में सोचता है कि किस तरह घर वालों ने उसको समझाया और उसकी बीवी ने उसको समझाया था, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसको नहीं पता था कि ये काम इतना मुश्किल होगा, इसलिए वो ये सब सोचकर रोने लगता है। दोस्तों, अब तक आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे कि कैसे जब एक व्यक्ति नए काम की ओर कदम बढ़ाता है तो अपने ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी उसके कदम को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। खैर, चलिए मूवी में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन विजय फिर से नई शुरुआत करता है, जहां इस बार गणेश का भाई मणि उसके काम के बीच में आ जाता है। इससे पहले कि उन दोनों के बीच बात बढ़ती, कुमार आकर विजय को वहां से ले जाता है और उसे कोल्हापुर जाने का एक कंसाइनमेंट देता है। विजय बिना देरी किए उस माल को लेकर कोल्हापुर के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना, जब रास्ता सही चुना हो तो कंकर पत्थर तो मिलेंगे ही। ठीक वैसा ही हुआ। विजय के ट्रक का पहिया पंक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से विजय वापस अपने दोस्त कुमार के पास मदद के लिए आता है, लेकिन वहाँ उसको पता चलता है कि कुमार किसी काम से बाहर निकल गया है और इतनी ही देर में गणेश, मणि और रमाकांत आकर उसको परेशान करने लगते हैं। लेकिन आज विजय बहुत गुस्से में होता है और अब आखिरकार मजबूरन अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता देख तीनों पर हमला कर देता है और तीनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। वहाँ वो उन तीनों को सबक सिखा रहा होता है कि तभी एसोसिएशन का मालिक वहाँ आ जाता है और सभी को लड़ाई खत्म करके काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। जिसके बाद विजय वहाँ से अपने घर चला जाता है। उसकी चोटों को देखकर सभी बेहद परेशान होते हैं, लेकिन उसके पिता अब एक कठोर फैसला ले लेते हैं। वो विजय को एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि अब मैं जो बोलता हूँ वो लिखते जाओ। विजय को लगता है कि अब उसे अपने परिवार का साथ मिल चुका है और अब वो इन सब मुसीबतों से बाहर निकल जाएगा। तभी उसके पिता उससे कहते हैं कि लिखो, मैं बीजी शंकरेश्वर हूँ, जिसने सन 1940 से अब तक प्रिंटिंग प्रेस का काम किया और अपने बच्चों को पाला। मेरे बेटे विजय ने
मेरे काम को बहुत अच्छे से संभाला और मुनाफा काफी गुना बढ़ा दिया, जिसके लिए मुझे उस पर गर्व है और हमेशा रहेगा। लेकिन मेरे बेटे ने अब एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस खोलने के बारे में सोचा है, जिसके लिए उसने कई लोगों से पैसा उधार लिया है। इसलिए उसके उधार लिए गए पैसों के लिए वो खुद जिम्मेदार है। उसके लिए परिवार का कोई भी सदस्य जिम्मेदार नहीं होगा। ये सब लिखते हुए विजय की खुशी फिर से गम में बदल चुकी थी और वो फिर से रोना शुरू कर चुका था। विजय के लिए जैसे मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, ये सब लिखवाकर उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं और विजय फिर से अपने काम पर लौट आता है। लौटने पर कुमार उसे समझाता है कि अगर लड़ाई करने में ही लगे रहे तो धंधा नहीं चला पाएंगे, क्योंकि वो लोग लड़ते हुए भी धंधा कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं। लेकिन उसके इतना सब समझाने पर भी जब विजय नहीं समझता तो कुमार उसको वहाँ के एक बड़े व्यापारी के पास लेकर जाता है। लोग उसको दादा के नाम से पुकारते हैं और सभी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे ही विजय उसके पास पहुँचता है तो बिना समय गवाए सीधे 4 ट्रक खरीदने के लिए पैसे उधार मांगने की बात करता है। दादा उसके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास देखते हैं, इसलिए वो उसको कहते हैं कि पहले मैं तेरे काम करने के तरीके को देखना चाहता हूँ। अगर वो तरीका मुझे सही लगा तो मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। उनके इन शब्दों से जैसे विजय के अंदर एक नई जान आ जाती है। इसी बीच विजय अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक ही ट्रक में कई सामान एक साथ लोड करवाना शुरू करता है, ताकि एक साथ कई व्यापारियों का माल सही जगह पर सही समय पर पहुंच सके। उसके इस दिमाग को दादा ध्यान से देख रहा होता है और इस वजह से विजय धीरे धीरे अपने काम से दादा को इम्प्रेस कर लेता है। फिर एक दिन दादा उसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम इस छोटे से बाजार के लिए नहीं बने हो। तुमने 4 ट्रक के लिए बोला था, लेकिन मैं तुम्हें 5 ट्रक के पैसे दूंगा। 5 ट्रक खरीदो और अपने सपनों को साकार करो। ये 5 ट्रक तुम्हारी कंपनी की बुनियाद में एक छोटी सी ईंट का काम करेंगे। विजय ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और अब आखिरकार उसे दादा के रूप में एक गॉडफादर मिल जाता है, जिसको उसके ऊपर पूरा भरोसा है। अब विजय को अपने घर को छोड़कर अपने काम के चलते दूसरे शहर शिफ्ट होना था, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं होता। इसलिए वो अपनी बीबी और बच्चे को साथ लेकर नए शहर की ओर निकल पड़ता है। इस सब में उसकी पत्नी ललिता उसका पूरा साथ देती है। अब सीन शिफ्ट होता है विजय के दोस्त पर, जो अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिख रहा होता है। विजय उसको छेड़ता है कि तभी उसका दोस्त कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक लोगो डिजाइनर है और वो उसको विजय की कंपनी के लिए लोगो बनवाने के लिए बोल रहा है। विजय उसको थोड़ा बहुत आइडिया देता है कि लोगो कैसा होना चाहिए और इस तरह फाइनली विजय को अपनी कंपनी का लोगो मिल जाता है। अब बात आती है अपने ट्रकों को अलग पहचान देने की, तो विजय अपने ट्रकों को पीले रंग से पेंट करवाता है। ये देखकर धीरे धीरे बाकी ट्रांसपोर्ट वाले भी अपने ट्रकों को पीला पेंट करवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब विजय के लिए एक नई चुनौती इंतजार कर रही होती है। दरअसल उसके एक जरूरी कंसाइनमेंट को जल्दी से जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना था, लेकिन रास्ते में लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे होते हैं। इसीलिए उस भीड़ में से निकलते वक्त एक ट्रक में फंसकर भीड़ के एक प्रदर्शनकारी का झंडा फट जाता है, जिसकी वजह से वो भीड़ विजय के ट्रक पर हमला कर देती है। हालांकि वो झंडा असल में किसी दूसरी कंपनी के ट्रक में फटा होता है, लेकिन पीले रंग होने की वजह से लोग ध्यान नहीं देते और विजय के ट्रक पर ही हमला कर देते हैं। पहले वो उसके ट्रक ड्राइवर को पीटते हैं और फिर उसके गोडाउन पर तोड़फोड़ करके सारा सामान उठाकर ले जाते हैं और बचे हुए सामान को आग लगा देते हैं। जैसे ही इसकी खबर विजय को मिलती है तो वो फौरन वहाँ पहुँचता है। वो लोगों का उसका सामान चोरी करते और गोडाउन को जलता हुआ देखता रहता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये आग उसके गोडाउन में नहीं बल्कि उसके सपनों में लगी थी। अब जिन व्यापारियों का सामान जलाया गया था वो उससे अपने बर्बाद हुए सामान के पैसे मांगते हैं, जिस पर विजय उन्हें 2 महीने में पैसे लौटाने का वादा करता है। इस नुकसान की भरपाई के लिए वो दादा के पास जाता है, लेकिन वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, इसलिए वो हर बैंक और फाइनेंस कंपनी के पास मदद के लिए जाता है, जहाँ उसे निराशा ही हाथ लगती है। इसी बीच उसका मैनेजर उसे बताता है कि एक अखबार ने आपके बारे में गलत खबर छापी है कि आपने जानबूझकर लोगों का सामान हड़पा है और ये हमला एक दिखावा था। इसलिए विजय अपने दोस्त पाटिल के साथ मिलकर रामराव के पास जाते हैं, जो खुद एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होने के साथ साथ उस अखबार का मालिक भी था। रामराव कहता है कि उसके लोगों से गलती हुई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। इसलिए वो विजय को कुछ अटपटा सा जवाब देकर वहाँ से भेज देता है। उसके लिए विजय जैसे लोग मायने नहीं रखते। उसका अखबार चलता ही चटपटी खबरों से था, इसलिए वो खुद ऐसी खबरें छपवाता था। खैर, विजय वहाँ से लौट रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में माँ दुर्गा का मेला निकलता हुआ दिखाई देता है, जहाँ एक बूढ़ी माँ उसको सफल होने का आशीर्वाद देती है और विजय वहाँ देवी माँ से प्रार्थना करके अपने जरूरी काम के लिए निकल पड़ता है। दरअसल वो एक नई बैंक जाता है जिसने अखबार में एक विज्ञापन दिया था कि उसकी बैंक से लोन लेने पर लोगों को कम ब्याज पर लोन मिल जाएगा। इसलिए विजय वहाँ के मैनेजर से कहता है कि आप अगर 2.5 करोड़ रुपए का लोन लोगों को देंगे तो आपको 25 लोगों की जरूरत होगी जो 10-10 लाख का लोन लेंगे और फिर आपको 8% ब्याज देंगे, लेकिन उनमें से कितने लोग आपके पैसों को
वापस कर पाएंगे ये आप नहीं बता पाएंगे सर। इसलिए आप पूरा 2.5 करोड़ का लोन मेरी कंपनी VRL ग्रुप को दीजिए और बदले में कंपनी आपको पूरी किश्त का पैसा हर महीने टाइम पर पहुंचा देगी। विजय के आत्मविश्वास और उसके बिजनेस के रिकॉर्ड्स को देखते हुए मैनेजर उसको 2.5 करोड़ रुपए का लोन दे देता है और ये वही रकम होती है जिससे विजय अपने वादे के अनुसार सभी व्यापारियों के नुकसान की भरपाई कर देता है, और वो भी 2 महीने से पहले। उसकी ये ईमानदारी देखकर अब सभी व्यापारी उसके ट्रांसपोर्ट से माल भिजवाना शुरू कर देते हैं और अब विजय को जरूरत पड़ती है ट्रक्स की, जिसके लिए वो फिर से दादा का सहारा लेता है और दादा हमेशा की तरह उसकी मदद भी करते हैं। अब वक्त आता है विजय के ऊपर चढ़ने का और वो फिर से अपनी पूरी ताकत अपने बिजनेस में झोंक देता है, जिसके बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। एक बार एक व्यापारी का टीवी टूटने पर वो फौरन उसका हर्जाना भर देता है, जिसको देखकर अब सभी दूसरे व्यापारी भी उससे माल लोड करवाना शुरू करवा देते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते VRL कंपनी का नाम पूरे देश में फैल जाता है। लेकिन जैसे जैसे विजय की तरक्की हो रही थी, उसको बदनाम करने की साजिशें भी अखबारों के जरिए उसके पिता को पता चलती रहती थी। उसके पिता को लगा कि उनको अपने बेटे से बात करनी चाहिए, इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसके दफ्तर चले आते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि विजय ने असल में कोई भी गलत काम नहीं किया और जैसा उसने वादा किया था कि वो अपने पिताजी के सिद्धांतों के आधार पर ही काम करेगा, उसने वैसा ही काम किया और इतनी तरक्की पाई। हालांकि दफ्तर में वो विजय से नहीं मिल पाए क्योंकि विजय काम से दूसरे शहर में था, लेकिन जब वो विजय के केबिन में जाते हैं तो अपनी तस्वीर वहां देखकर इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। कुछ दिनों बाद अचानक विजय के पिता की तबीयत बिगड़ने लगती है और आखिरकार वो अपने बेटे से बिना बात किए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। विजय को भी अपने अंदर इस बात का मलाल रह जाता है कि वो अपने पिता से अंतिम वक्त में नहीं मिल पाया, लेकिन विजय ने ये चीज कभी खुद के और अपने बेटे के बीच में नहीं आने दी। उसने हमेशा अपने बेटे को बिजनेस को परखने की काबिलियत दी और इसी बीच विजय को स्पेंडिलाइटिस नाम की घातक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से विजय अपने कारोबार की पूरी देखरेख अपने 16 साल के बेटे आनंद के ऊपर डाल देता है और खुद अपने इलाज पर ध्यान देता है। आनंद अपनी जिम्मेदारी को बेहद अच्छी तरह से निभाता है और विजय भी अपनी इच्छा शक्ति की मदद से अपनी बीमारी को हराकर बहुत जल्दी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने बिजनेस को संभालने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। फिर से बिजनेस को संभालते ही विजय अपने बेटे आनंद को बिजनेस के बाकी सिद्धांतों को सिखाने लगा जो उसने अपने पिता से सीखे थे। उसका कहना था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो लोग काम को छोटा या बड़ा समझकर छोड़ देते हैं उसी काम को कोई आदमी जीरो से शुरू करके हीरो बन जाता है। उसकी इन बातों से आनंद को भी मोटिवेशन मिल रहा था और इसी बीच सन 1996 में विजय को नॉर्थ कर्नाटक की सीट से भाजपा सरकार की तरफ से सांसद का चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता है, जिसमें वो अपने नाम और काम की तरह विजय होता है और उसके बाद वो आम जनता की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से वो लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी की बसें और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बेहतर बनाता है। इसी बीच एक दिन जब रास्ते में कुछ लोग विजय से बात करने के लिए उसे घेर लेते हैं, तभी वो अखबार का मालिक और पॉलिटिशियन राव वहां आ जाता है और उससे चिढ़कर उसको उल्टा सीधा सुनाने लगता है। जनता ये देखकर काफी गुस्सा करती है, लेकिन विजय हाथ जोड़कर बोलता है कि आपका रास्ता रोकने के लिए ये लोग यहाँ नहीं रुके हैं, फिर भी अगर आपको जल्दी है तो आप निकल जाइए, रास्ता बिल्कुल साफ है। रामराव उसकी इस बात से और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बहुत जल्दी तुम्हारा डाउनफॉल शुरू होगा और वो मैं शुरू करूंगा, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन विजय के दिमाग में ये बातें चलती रहती हैं, इसलिए वो अपने चील जैसे दिमाग से उस रामराव से निपटने के लिए रास्ता निकालता है। दरअसल उसे एक जगह सम्मान के लिए बुलाया जाता है जहाँ हजारों लोगों की भीड़ उसको देखने और सुनने के लिए आई होती है। इसी बीच वो अचानक से घोषणा कर देता है कि वो अपना खुद का एक अखबार लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम होगा दैनिक अखबार। ये सुनकर सभी राजनीतिक लोग शॉक्ड रह जाते हैं और वहीं जनता उसके इस फैसले से बहुत खुश हो जाती है और इस तरह वो रामराव पर उसी का दाव उल्टा चल देता है। लेकिन रामराव से ये दुश्मनी इतनी आसान भी नहीं होने वाली थी, क्योंकि सारी तैयारियां करने के बाद भी रामराव के दबाव की वजह से कोई भी विजय को प्रिंटिंग पेपर बेचने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी और उसने विदेश से अच्छी प्रिंटिंग मशीन और प्रिंटिंग पेपर खरीदा और उस अखबार को शुरू कर दिया। लेकिन इसकी वजह से उसका मुनाफा कम हो रहा था, क्योंकि दूसरे अखबारों की कीमत कम थी। लेकिन आनंद ने इसका रास्ता निकाला और अखबार में विज्ञापनों के लिए जगह बढ़ा दी, जिसकी वजह से उनका अखबार अब अच्छी तरह से चलने लगा। वहीं जब दूसरे अखबार प्रिंट होने के अगले दिन दूसरे शहर तक पहुंचते थे, वहीं विजय का अखबार खुद की ट्रांसपोर्ट सर्विस की मदद से उसी दिन लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया। और इसी बीच आनंद की शादी वाणी नाम की लड़की से हुई, जिसने आनंद का पूरा साथ दिया। जितनी तेज
तेज विजय के अखबारों की खबर फैल रही थी, उतनी ही आग रामराव के अंदर भी सुलग रही थी। इसीलिए उसने प्रिंटिंग के वक्त पावर कट करवा दिया ताकि अखबारों की प्रिंटिंग समय से ना हो पाए। लेकिन विजय ने आनंद से फौरन सभी प्रेस में जनरेटर की व्यवस्था करने को कहा और इस तरह विजय का कोई भी काम हर बार की तरह अब भी नहीं रुका। देखते ही देखते अब विजय का अखबार इंग्लिश भाषा में भी छपने लगा, जिसके बाद उसकी रीच अब ऑल ओवर इंडिया में हो चुकी थी और बस 1 साल के अंदर अब उसका अखबार इंडिया के 100 साल से भी ज्यादा पुराने इंग्लिश अखबारों की टक्कर देने के लिए तैयार था, जिसकी वजह से उस इंग्लिश अखबार की कंपनी में हड़कंप मच गया और उसके ओनर्स अपनी टीम पर भड़कने लगे और विजय के अखबार को पीछे छोड़ने की स्ट्रेटेजी बनाने लगे। इसी बीच रामराव की तबीयत बिगड़ने की खबर जब विजय को पता चलती है तो वो फौरन ही उसको देखने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ रामराव को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन विजय उनसे कहता है कि आप कर्नाटक के जाने माने अखबार के मालिक हैं, मैं चाहता हूँ कि आप और मैं मिलकर काम करें। लेकिन रामराव कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मैंने तुमको हमेशा परेशान किया है, इसलिए अब तुम अकेले ही आगे बढ़ो और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और इतना कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं और कुछ ही दिनों में रामराव का देहांत हो जाता है। अगले सीन में हमें विजय और इंग्लिश अखबार के मालिक की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां अखबार का मालिक विजय के सामने एक बड़ी रकम की पेशकश करता है और उससे वादा करता है कि अगर विजय अपने अखबार को उनको बेच देगा तो वो उस अखबार को उन्हीं एथिक्स के साथ दक्षिण भारत में बनाए रखेंगे जिसकी नींव विजय ने रखी थी। बहुत समय तक सोचने के बाद आखिरकार विजय अपने अखबार को उसी बड़ी प्रिंटिंग मीडिया कंपनी को बेचने के लिए तैयार हो जाता है और आखिरकार विजय अब मीडिया के क्षेत्र से फिर से दूर हो जाता है। इसी बीच विजय की मां का देहांत भी हो जाता है, जिसके लिए सारा परिवार फिर से इकट्ठा होता है। वहाँ जब आनंद अपनी दादी के सामान में उसके अखबार की प्रिंट को देखता है तो उसे अपने अखबार की याद सताने लगती है। विजय इसको भांप लेता है और आनंद से वादा करता है कि आने वाले 5 साल बाद हम दूसरा अखबार लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा विजयवाणी। लेकिन हर बार की तरह जब 5 साल पूरे होते हैं तो फिर से सब कुछ तैयार होने के बाद भी विजय एक समस्या में फंस जाता है। दरअसल वो जिस नाम से अखबार निकालने वाला था उसे कर्नाटक में कोई बहुत ही छोटा प्रेस वाला बुजुर्ग छापता था और वो अपने अखबार को बेचना नहीं चाहता था। लेकिन आनंद उससे खुद बात करने जाता है और उनको भरोसा दिलाता है कि अपने अखबार से दूर होने का दुख मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके अखबार के नाम को कर्नाटक के कोने कोने में पहुँचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आनंद की बातों से इम्प्रेस होकर प्रिंटिंग प्रेस का मालिक विजयवाणी नाम की ओनरशिप आनंद को दे देता है और देखते ही देखते विजयवाणी फिर से नंबर 1 अखबार बन जाता है। और अब वक्त आता है वीआरएल कंपनी के शेयर मार्केट में उतरने का और जैसे ही उसके शेयर्स इशू होते हैं तो उनको बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है, जिसके बाद वीआरएल का नाम देश में ही नहीं दुनिया भर में लोग जान जाते हैं और यही होता है मूवी का दी एंड। दोस्तों ये मूवी एक सच्ची कहानी है। आपको मूवी के अंत में खुद विजय शंकरेश्वर द्वारा एक सलाह भी दी जाती है जिसमें वो बताते हैं कि आगे बढ़ने में हमेशा चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है चाहे जो भी हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी और इसने आपको मोटिवेशन से भर दिया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल मूवीज हम आपके लिए लाते रहें। अगर आप किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली ऐसी ही एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।